आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। इस खास बुलेटिन में हम तमाम वो खबरें आपको दिखाते हैं जो असरदार हैं। 11 दिन अलग अलग मंदिर में कठिन अनुष्ठान के बाद पीएम मोदी 21 जनवरी को अयोध्या पहुंच सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले ही अयोध्या पहुंच जाएंगे और पूजा अनुष्ठान में जुट जाएंगे। पिछले 11 दिनों से प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान के रूप में पीएम मोदी अनुष्ठान में हैं। खबर है कि 19 से लेकर 21 जनवरी तक पीएम मोदी कठिन तप में रहेंगे। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त के मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान की भूमिका निभाने वाले पीएम मोदी पिछले 11 दिनों से कठिन अनुष्ठान कर रही हैं। देश के अलग अलग मंदिरों में विधि विधान से पूजा अर्चना कर रही हैं। ऐसे में इसी बीच खबर आ रही है कि प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले पीएम मोदी अयोध्या पहुंच सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी मिल रही है कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी सरयू में स्नान करने के बाद यहां से कलश में सरयू का जल भरकर राम मंदिर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी राम पथ और भक्ति पथ से होते हुए राम मंदिर जा सकते हैं। ये रास्ता दरअसल लंबा पड़ता है, इसीलिए भक्ति पथ से इसको तय किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि पीएम मोदी 22 जनवरी को सुबह सरयू में स्नान करेंगे और कलश में जल लेकर प्रधानमंत्री मोदी राम पथ और भक्ति पथ होते हुए राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। इसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। और इसके साथ चर्चा ये भी है कि राम पथ पर भक्ति पथ से पहले एक मार्ग निकलता है जो कि छोटी देवी काली मंदिर तक जाता है, जिसे सीता जी की कुल देवी का मंदिर कहा जाता है। दरअसल पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान की भूमिका में हैं। वैदिक परंपरा के मुताबिक पीएम मोदी को 3 दिन तक कठिन तप करना होगा। पीएम मोदी 12 जनवरी से लगातार एक समय के उपवास पर है। खबर है कि 19 से 21 जनवरी तक पूर्ण फलाहार पर रहेंगे। 22 जनवरी को पूर्ण उपवास पर रहेंगे। 3 दिन कठिन तप में रहेंगे। 3 दिन लकड़ी की चौकी पर कंबल बिछाकर शयन करेंगे। इस दौरान चुनिंदा मंत्रों का जप करते रहेंगे। यानी अयोध्या आने से पहले ही पीएम मोदी का कठिन तप शुरू हो जाएगा। अगर पीएम मोदी के 21 जनवरी के कार्यक्रम की बात करें तो शनिवार को पीएम मोदी चेन्नई में रहेंगे, जहां सुबह 9:30 बजे अरिचल मुनई में दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद सुबह 10:30 बजे कोंताडरम स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। खबर है कि पीएम रामेश्वरम से सीधे अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात उस सिंहासन की जिस पर रामलला विराजेंगे। भगवान रामलला के गर्भगृह में सिंहासन पूजन हुआ है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे और उन्होंने सिंहासन का पूजन किया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी मौजूद रहे। भगवान रामलला का सिंहासन स्वर्ण जड़ित है। स्वर्ण जड़ित सिंहासन की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। 8 फीट ऊंचे सिंहासन पर रामलला विराजमान होंगे। तो ये स्वर्ण जड़ित सिंहासन की तस्वीर आपको दिखा रही हैं। 8 फीट ऊंचे सिंहासन की तस्वीर आप देखिए जिस पर रामलला विराजेंगे। 22 जनवरी का वो खास दिन जब राम मंदिर में रामलला विराजेंगे और प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरे ही देश में तैयारियां चल रही हैं। ये स्वर्ण जड़ित रामलला का सिंहासन है। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां रामलला विराजेंगे। तो रामलला की नई मूर्ति का जय श्री राम उद्घोष के साथ प्रारंभिक प्राचीन मार्ग से कराया गया।
रामलला के परिसर में प्रवेश, संतों ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ रामलला के नूतन विग्रह का स्वागत किया है। विग्रह के परिसर में पहुंचने के लिए पारंपरिक मार्ग चुना गया था। हनुमानगढ़ी कनक भवन से दर्शन करते हुए रामलला का विग्रह दरबार पहुंचा। सांकेतिक तौर पर रामलला की प्रतिमा का भी नगर भ्रमण कराया गया था। मंदिर मूर्ति निर्माण स्थल विवेक सृष्टि से रामलला के परिसर नूतन विग्रह पहुंचा है और राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी के साथ साथ कड़ी सुरक्षा में रामलला मंदिर पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब विग्रह रामलला का मंदिर परिसर पहुंचा। पहले तो भ्रमण कराया गया और उसके बाद इसे स्थापित किया गया है। उस वक्त आप देखिए कितनी ज्यादा भीड़ थी। सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। रामलला के नूतन विग्रह का स्वागत भव्य तरीके से किया गया और संतों ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ रामलला के नूतन विग्रह का स्वागत किया। तो देश भर में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है, लेकिन एमपी में असामाजिक तत्वों ने उत्सव में खलल डालने की कोशिश की। इंदौर में श्री राम का पोस्टर फाड़ दिया गया तो झाबुआ में भगवा ध्वजों में आग लगाने की घटना सामने आई। आखिर किसकी है ये साजिश, आइए जानते हैं। पूरा देश राममय है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का सभी को इंतजार है। देश भर में उत्सव का माहौल है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस उत्सव में खलल डालने की भी कोशिश की जा रही है। इंदौर और झाबुआ में ऐसी साजिश रची गई है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। इंदौर में छोटी खजरानी में असामाजिक तत्वों ने भगवान श्री राम के पोस्टर फाड़ दिए हैं। सवाल है कि क्यों? क्या पोस्टर फाड़कर धार्मिक भावनाएं आहत करने की कोशिश है ये? देश जब प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा है, ऐसे वक्त में आखिर किसने ऐसी हरकत की? पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। MIG पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इंदौर की ही तरह झाबुआ में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। पेटलावत थाना क्षेत्र के मोर गांव में भगवा ध्वज जलाने का मामला सामने आया है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर गांव में ये ध्वज लगाए गए थे। असामाजिक तत्वों ने आगजनी की इस घटना को अंजाम दिया है। ग्रामीणों में इस घटना के बाद काफी गुस्सा देखा जा रहा है। भगवा ध्वजों में आग किसने लगाई, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। एक इस प्रकार का मामला सामने आया है जिसमें गांव के लोगों के द्वारा आकर के शिकायत की गई। उनकी शिकायत के आधार पर FIR पंजीबद्ध कर ली है करवट चौकी में, और किन्होंने इस प्रकार की घटना की उनका पता लगाया जा रहा है। कुछ संदिग्धों के नाम सामने आए हैं और हमें उम्मीद है कि हम शीघ्र ही इसमें एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि किन्होंने घटना की है और उन पर कानूनन कार्रवाई करेंगे। सर, इस मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी हुई है ऐसा कुछ? इसमें SDOP पेटलावद और पूरी थाने की टीम लगी हुई है और शीघ्र ही इसमें कार्रवाई होगी। कहीं भगवान के पोस्टर फाड़ना तो कहीं भगवा ध्वज में आग लगाना। ये साजिश किसने रची है? वो कौन है जो माहौल बिगाड़ने की, धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहा है? इसकी जांच की जा रही है। पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी नेता अरविंद सिंह भदौरिया के बयान पर सियासत गर्मा गई है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के दौरान वो ऐसी बात बोल गए जिसे लेकर अब कांग्रेस हमलावर है। सुनिए। विधानसभा चुनाव में हार के बाद भिंड में समर्थकों से अरविंद सिंह भदौरिया ने संवाद किया। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के दौरान पूर्व मंत्री आपाक हो बैठे और कहा कि हम हारे हैं, सरकार नहीं हारी है। आप चुनाव हारे होगे,
जिंदगी निहारे हो गए। हमारा विधायक, हमारा मंत्री अटेर का आप ही ऐसे कोई आँख उठा के देखेगा तो आँख निकाल के आप निश्चित रहिए। उसके अलावा डरना नहीं, ना दैन्यम ना पलायनम। गीता का सिद्धांत है आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ना दैन्यम ना पलायनम, किसी के डर भय में रहना नहीं। और जो गुंडागर्दी करेगा सीधे लाठी कमर तुड़वा देगा। आप उधर आंख निकालने वाले बयान को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े किए। हम तो कहते साहब सरकार अरविंद भदौरिया जी की है, ठीक है, वो चुनाव हारे लेकिन उनकी पार्टी की सरकार तो बनी है ना। तो कोई अगर कार्यकर्ता की तरफ आंख उठाकर देखता है, आंख निकालने की आवश्यकता क्या है? क्या आपको अपने प्रदेश के गृह विभाग पर विश्वास नहीं है? गृह विभाग तो मुख्यमंत्री जी के पास, ये तो सीधा सवाल खड़ा कर रहा है मुख्यमंत्री जी पर। क्या आपको अपने गृह मंत्री पर विश्वास नहीं है, उन पर पूरा भरोसा नहीं है कि वो कानून व्यवस्था की स्थिति सुचारू रूप से चलाने सक्षम नहीं है? तभी आप कह रहे हैं भदौरिया जी की मैं आंख निकाल लूंगा। वैसे ये कहीं ना कहीं अरविंद भदौरिया जी का व्यक्तित्व भी बताता है। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना तो ठीक है, लेकिन कानून को हाथ में लेने की बात कहना ठीक नहीं। अरविंद भदौरिया खुद मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में उनका बयान मायने रखता है और यही वजह है कि कांग्रेस निशाना साध रही है। और अब बात एक ऐसी शादी की जिसमें बवाल हो गया। ग्वालियर में आधी रात को 2 बारात निकली, नाच गाना हुआ, शादी भी हुई, लेकिन लड़के वालों पर केस भी दर्ज हो गया और जेल जाने तक की नौबत आ गई। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। डीजे की धुन पर नाच गाना चल रहा है, बारात निकल रही है। बारातियों की खुशी देखते ही बन रही है। मुरार के सुरैयापुरा इलाके के बनवारी राजपूत की ये बारात है, लेकिन शास्त्री नगर गेट के सामने जब बारात गुजरी तो कई लोगों को ये नागवार गुजरा। तेज आवाज करता जनरेटर और डीजे को लेकर हेड कांस्टेबल ने शिकायत दर्ज कराई और केस दर्ज हो गया। कल रात में बहुत तेजी से, बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में डीजे रात में 11 बजे के बाद बज रहे थे। उनको जब पुलिस ने बताया तभी इन्होंने इसको कम नहीं किया। उल्टा सीधा तेज आवाज़ में बजाना, जहाँ कोई मतलब नहीं, जहाँ रेसिडेंशियल इलाका है वहाँ का इस तरह से चलना ये ठीक नहीं था। इस पर उन पर कार्रवाई कर ग्वालियर के बिरला नगर इलाके में भी आकाश पचौरी पर केस दर्ज हुआ है। गांधीनगर में जब बारात गुजरी तो स्थानीय लोगों ने थाटीपुर थाने को इसकी सूचना दी थी। पिछले दिनों डीजे और लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जो नहीं मान रहे। उन पर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि खुशियां मनाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि जेल जाने की नौबत आए। बुरहानपुर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों को एक सूबेदार ने खूब अच्छे तरीके से सबक सिखाया। नेताओं के फोन आए, लेकिन सूबेदार ने वर्दी का मान रखते हुए कार्रवाई जारी रखी। कानून का राज कैसा होता है, ये जानना है तो इन तस्वीरों को देखिए। देखिए, टायरों से हवा निकाली जा रही है। ट्रैफिक सूबेदार हंस झंझोरे भी पास में खड़े हैं। उनके निर्देश पर कार्रवाई हो रही है। नियम तोड़ रहे आम लोगों के साथ रसूखदार भी हैं, लेकिन नियम तो नियम होता है जो सबके लिए एक है। लेकिन ये सब मानते कहाँ हैं? तो एक रसूखदार ने फोन लगा दिया। शायद किसी नेताजी यातायात सूबेदार से बात कराई। ये अपने कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मैं तरसे से अपना फोन पर आकर चलाऊंगा। मिलने को तैयार नहीं है, मैं बताने को तैयार है कि गाड़ी किसकी है, कौन है। सूबेदार साहब ने भी बात की, लेकिन अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से जारी रखी। ये हाईवे है, हाईवे के ऊपर इस तरीके से वाहन खड़े करने पर आईटीसी की धारा 283 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इससे कोई भी व्यक्ति टकराकर उसका एक्सीडेंट हो सकता है। इन लोगों को हिदायत दी जा रही है, जो मौके पर उपस्थित है उनसे चालान वसूला जा रहा है, और अगर वाहन मालिक नहीं है तो हम इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। बुरहानपुर में इंदौर इच्छापुर पर सूबेदार के सख्त रवैये के बाद वाहन चालकों में हड़कंप है, और ये होना भी चाहिए। आखिर वर्दी पहनी है तो नियम तोड़ने वालों में खौफ तो होना ही चाहिए।
जू या जंगल में तेंदुए को देखना सबको अच्छा लगता है और सब शौक से जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर शिकारी शहर में आ जाए। इंदौर में ऐसा ही हुआ। यहां एक तेंदुआ 2 शावकों के साथ घूम रहा है। लोगों में दहशत है, तेंदुए की तलाश जारी है। सब दहशत में है, शिकारी शहर में है। वन अमला पसीना बहा रहा है, पुलिस भी परेशान है। शिकारी की तलाश जोर शोर से जारी है, लेकिन शिकारी भी सब पर भारी है। शिकारी भी कोई आम नहीं, खूंखार तेंदुआ है जो घुस आया है इंदौर में। कल सुपर कॉरिडोर स्थित इंफोसिस कैंपस में तेंदुआ नजर आया था। इसके बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते परिसर में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन अमले ने तेंदुए को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। काफी देर बाद वहां तेंदुए के पैरों के निशान मिले। तेंदुए को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगा दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक 100 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैले आईटी कंपनी के परिसर में बीएसएफ के कुछ जवानों को तेंदुआ दिखाई दिया था। इंफोसिस में जो कल तेंदुए की रिपोर्ट मिली थी, सर्चिंग के बाद वहां पर शाम को हमने एक पिंजरा लगाया है और अभी सुबह जिसको उसका अपडेट लिया हमने, वहाँ पे भी तेंदुआ नहीं आया है। लेकिन एक और अभी हमारे पास खबर आई है, तो उसके 2 बच्चे हैं, वो अभी गेहूं के खेत में घूम रहे हैं। तो जहाँ पे हमारी रेस्क्यू टीम अभी पहुँची है, तो वो सर्च करने के बाद पता लगेगा कि वो बच्चे हैं कहाँ। इससे ये लग रहा है कि जो कि इंफोसिस और वो गेहूं की जो खेत हैं वहाँ पे, तो वो दोनों पास पास में लगे हैं। तो ये तो तय हो गया है कि ये तेंदुआ पहले से ही मादा तेंदुआ इंफोसिस में ही अपना बना रखा है उन्होंने आवास। बताया जा रहा है कि तेंदुआ अकेला नहीं है, उसके साथ 2 शावक भी हैं, जो जंगल से भटककर शहर की ओर आ गए हैं। इनका जल्दी से पकड़ना इंसानों के लिए भी जरूरी है और इन तेंदुओं के लिए भी तेंदुए इंसानों पर हमला कर सकते हैं और डरे हुए इंसान भी तेंदुआ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तेंदुए के साथ शावक भी हैं। ऐसे में तेंदुआ और भी आक्रामक हो सकता है। जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता है, जरूरी है कि लोग भी सतर्क रहें। फिलहाल वन अमला मिशन तेंदुए में जुटा है और जल्द ही तेंदुए को पकड़ने की बात कही जा रही है। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। और अब बात 2 बच्चों के इंस्पायरिंग स्टोरी की, जिन्होंने अपने काम से हर किसी को इंस्पायर किया। उनकी सोच आपको भी इंस्पायर करेगी। उनका काम कहता है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बस पॉजिटिव सोच की जरूरत है। 2 बच्चे अपने परिवार के साथ हैदराबाद से एमपी के सिवनी टाइगर रिजर्व घूमने पहुंचते हैं और फिर वहां तस्वीरें खींचते हैं। उन तस्वीरों से वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे जानकर आप भी इंस्पायर हो जाएंगे। क्या है बच्चों की इंस्पायरिंग स्टोरी, आपको दिखाते हैं। घूमना फिरना भला किसे पसंद नहीं, खासकर नए साल पर ज्यादातर लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं तो उन यादों को अपने कैमरों में भी कैद कर लेते हैं, जिसे वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उन तस्वीरों से कुछ ऐसा किया जाए जो लोगों के काम आ जाए? और तो और वो तस्वीर हर घर में हो। नहीं सोचा? कोई बात नहीं, अब सोचिएगा, क्योंकि आज हम आपको ऐसे 2 बच्चों की कहानी बता रहे हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे। मिलिए इन 2 बच्चों से। ये हैं वेदांत और ईशानी, जो पिछले दिनों सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व घूमने के लिए गए हुए थे। इस दौरान इन्होंने टाइगर रिजर्व की कई तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। दोनों बच्चे यहाँ के कर्मचारियों के बारे में भी जान रहे थे। कर्मचारियों के व्यवहार से प्रभावित हुए और फिर उनके लिए कुछ करने की ठानी। जब वो वापस अपने घर हैदराबाद पहुंचे, उन्होंने तस्वीरों से कैलेंडर बनाने की सोची और फिर टाइगर पेंच रिजर्व की बात की और काम शुरू किया। हैदराबाद शहर के 2 स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, वेदांत और ईशानी, और ये कभी पेंच टाइगर रिजर्व घूमने आए थे। और जब पेंच वे आए तो उन्हें जो यहाँ का कंजर्वेशन है, यहाँ का वन्य प्राणी, यहाँ के स्टाफ का डेडिकेशन और यहाँ की तमाम चीज़ें बहुत इंस्पायरिंग लगी। और जब वो लौट के
हैदराबाद चले गए तब उन्होंने मुझसे संपर्क किया और कहा कि वह पेंच आकर बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं और वो पेंच और पेंच के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। जंगल इकोसिस्टम में टाइगर पूरा इकोसिस्टम को मेंटेन करता है, इसलिए हमने रजनीश सर को इंटरव्यू किया। बेसिकली हमको जानना था कि कैसे तरीके पेंच टाइगर रिजर्व के वर्कर्स रखते हैं ताकि वो पूरा फॉरेस्ट और टाइगर सबको प्रोटेक्ट कर सके। और इसके बारे हमने एक फ्लायर बनाया और कैलेंडर में हमने सारे नेशनल पार्क्स या मतलब महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिखा और इसने टाइगर फोटोज निकाला और हमने कैलेंडर बनाया। मैंने कैलेंडर का डिजाइन किया। क्या शानदार कैलेंडर है जो पेंच टाइगर रिजर्व की हर एक कहानी कह रहा है। दरअसल बच्चों ने जो तस्वीरें खींची उससे कैलेंडर बनाया और उसे बेचकर करीब 2 लाख रुपए कमाए, जिसे कर्मचारियों को गिफ्ट करने का प्लान बनाया। बच्चों ने वाइल्ड लाइफ कैलेंडर से मिले पैसे से टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों के लिए स्वेटर खरीदकर गिफ्ट किए। जब पेंच टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को बच्चों के इस नेक प्रयास के बारे में पता चला तो उन्होंने भी बच्चों के प्रयास की सराहना की। ये बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ टाइगर रिजर्व बहुत सारी जगह घूमते हैं और इसलिए इन्होंने तमाम टाइगर रिजर्व के जो टाइगर के फोटोग्राफ को समाहित करते हुए 2024 का ये एक कैलेंडर बनाया और इसे बेच के उन्होंने 2 लाख रुपए एकत्र किए और वो 2 लाख रुपए उन्होंने पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को स्वेटर खरीदा और सभी कर्मचारियों को स्वेटर डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मेरे द्वारा भी उन्हें प्रोत्साहित किया गया कि ये सोच बहुत अच्छी है। इन दोनों बच्चों ने अपने काम से एक मैसेज दिया और बताया कि कैसे किसी भी परिस्थिति को अवसर में बदला जा सकता है। इनके कारनामे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। सिवनी से अजहर खान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूरे देश में इस वक्त राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर भी राम रंग चढ़ा हुआ है। ग्रेटर नोएडा में अपने घर में उसने राम गीत और हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसने अयोध्या जाने की भी इच्छा जाहिर की है। भारत माता की जय। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मेरे भाई और ये भाई भी हमारे पास आए हैं। पहले तो बोलो थोड़ा से, तो बहुत ही खुशी है मुझे। और मैं पूरा देश प्रभु श्री राम के रंग में रंगा हुआ है। वहीं पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भी राम का नाम जप रही है। वो हमेशा खुद को सनातन धर्म से जुड़ा हुआ दिखाती है। घर पर भगवान राम के भजन गाए जा रहे हैं, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी चल रहा है। सीमा हैदर पाकिस्तान से आने के बाद ग्रेटर नोएडा में सचिन मीणा के परिवार के साथ रह रही है। ये ताज़ा तस्वीरें भी ग्रेटर नोएडा से ही आई हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, जिससे पूरे देश में एक उत्सव जैसा माहौल बना है। ग्रेटर नोएडा में भी लोग राम भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। सीमा ने राम भजन भी गुनगुनाया। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। फिर से जय श्री राम। इस मौके पर सीमा के साथ सचिन भी मौजूद रहे। उनके वकील AP सिंह भी पहुंचे हुए थे। सभी ने राम के गीत गाए। सीमा हैदर दावा करती आई है कि उसकी सनातन में गहरी आस्था है और इसी वजह से वो पाकिस्तान छोड़कर भारत आई है। बहुत ही खुशी है मुझे और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं सनातन धर्म में हूँ। हिंदू धर्म में बहुत चाहत थी, कृष्ण भगवान को मैं बहुत मानती थी। पीछे कर ले भाई। तो ये मेरा एक सपना था और इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना सम्मान मैंने जो यहाँ देखा है पहले मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, मैं बना रही हूँ, मेरे फोन से बना रही हूँ। बहुत धन्यवाद कहूँगी अपने सनातन भाइयों का। उन्होंने मुझे बहुत इज्जत, बहुत सम्मान, बहुत प्यार दिया और भारत में मुझे बहुत प्यार मिला है। मुझे पता पड़ी कि औरत की इज्जत क्या है, औरत का सम्मान क्या है, तो मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ। इसी के साथ सीमा ने अयोध्या जाने की अपनी इच्छा भी जताई। 22 जनवरी के बड़े कार्यक्रम को लेकर उसने अपनी खुशी का इजहार भी किया। मान
चाहा बहुत जल्द हम भी राम मंदिर जाएंगे, मैं भी अपनी आंखों से राम मंदिर के दर्शन करूंगी। वो दिन बहुत जल्द आएगा। मेरे भगवान से प्रार्थना है कि मुझे बुलाए हो और मैं भी राम मंदिर देखूं, अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ मैं भी जाऊं। ये मेरी इच्छा है, मेरा सपना है और भगवान बहुत जल्द मुझे बुलाएंगे। मन की बात भगवान जानते हैं और मैं दिन रात भगवान जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे मेरे बच्चों को अपने दर्शन कराए। फिर से जय श्री राम। सीमा हैदर अवैध तरीके से पिछले साल अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई है। तभी से वो सनातन परंपरा में ढलते हुए खुद को दिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जय श्री राम। और चलिए यहाँ रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।